नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की चुनौती से घबराई मोदी सरकार की, एमपी चुनावों में फेल हुए अमित शाह की, मध्य प्रदेश में बड़ी मुसीबत में फंसे कैलाश विजयवर्गीय की, राजस्थान को लेकर चुनाव आयोग के बड़े फैसले की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बाद ईडी के शिकंजे में फंसे सीएम केजरीवाल की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी का तेलंगाना की बीआरएस सरकार पर निशाना, कहा तेलंगाना सरकार ने किसान गरीब मजदूरों का 1 लाख करोड़ रुपए किया चोरी। पंजाब में आप विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई कार्रवाई। सपा नेता आजम खान को लगा बड़ा झटका, जौहर ट्रस्ट से वापस ली गई विद्यालय की जमीन, कैबिनेट में लगी मोहर, जमीन वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 237 अंक फिसलकर 63,874 पर हुआ बंद, निफ्टी 61 अंकों की गिरावट के साथ 19,079 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एक बार फिर विपक्षी सांसदों की जासूसी का मामला सामने आया है। जिन नेताओं के फोन हैक करने की कोशिश की गई है वो इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं, और दावा किया गया है कि उन्हें एप्पल की तरफ से अलर्ट भेजा गया। आखिर क्या है एप्पल के अलर्ट में जिस पर भड़क उठा है विपक्ष, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक बार फिर मोदी सरकार पर विपक्षी सांसदों की जासूसी के आरोप लगे हैं। 2 साल पहले पेगासस के जरिए विपक्षी नेताओं की जासूसी के आरोप लगे थे, और अब फोन हैकिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल एप्पल की तरफ से इंडिया गठबंधन के टॉप नेताओं को अलर्ट भेजा गया था, जिसमें राज्य प्रायोजित हैकर्स का जिक्र किया गया है। ये मैसेज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आप सांसद राघव चड्ढा, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ ही राहुल गांधी के ऑफिस में काम करने वाले सभी सदस्यों के साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों के नेताओं के फोन पर आया है। महुआ ने कहा कि एप्पल से मुझे अलर्ट और ईमेल मिला कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस अलर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। इसके बाद विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केवल एक आदमी को बचाने के लिए ये सारा का सारा खेल हो रहा है। विपक्ष के नेताओं को कंपनी से नोटिस आता है कि स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स आपके फोन को हैक करने की कोशिश करते हैं। मेरा फोन ले जाओ, मैं दे देता हूं अपना फोन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम नहीं झुकेंगे, हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने तोते और राजा की कहानी सुनाते हुए कहा कि अडानी को हमने घेर लिया है, हमने तोते को ऐसा पकड़ा है कि वो बचकर नहीं निकल सकता है। विपक्ष की नजर पिंजरे में बैठे तोते पर है। राहुल ने कहा कि पहले मैं समझता था कि पीएम मोदी नंबर 1 है, लेकिन अब पता चला है कि अडानी नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर पीएम मोदी है, जबकि तीसरे नंबर पर अमित शाह हैं। अडानी को जैसे ही हम टच करते हैं वैसे ही ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस एजेंसी सभी सक्रिय हो जाते हैं। राहुल की इस चुनौती से बीजेपी खेमे में हलचल तेज है। इधर मध्य प्रदेश में भी सियासी हलचल तेज है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित होंगे। राज्य में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिससे घबराए अमित शाह ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक ऐसा आदेश दिया जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। 3 दिन तक अमित शाह मध्य प्रदेश में रहे, कार्यकर्ताओं के लगातार बैठक लेते रहे। जो नेता रूठे हुए हैं उनसे खुद ही फोन पर बात कर मनाने की कोशिश करते रहे। कुछ को मनाने में कामयाब भी हुए, लेकिन ज्यादातर नेताओं की नाराजगी बनी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस के ज्यादातर बागी मैदान से हटते दिखाई दे रहे हैं, जिसने बीजेपी की परेशानी को और बढ़ा रखा है। ऐसे में शाह ने अब बीजेपी नेताओं को नया मंत्र दिया है। शाह पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं कि कांग्रेस के बागी हो या एसपी और बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे नेता, उन्हें कमजोर नहीं पड़ने देना है। ये लोग कांग्रेस का वोट काटेंगे, उनकी मदद की जाए। एसपी और बीएसपी के उम्मीदवार जितना वोट लेंगे उतना ही कांग्रेस को नुकसान होगा, और कांग्रेस का नुकसान यानी बीजेपी का फायदा। अपने बयान में अमित शाह ने यह भी माना है कि 35% वोट पक्का है और यही कांग्रेस की ताकत भी है, और अगर इसमें पार्टी उम्मीदवार अपनी क्षमता से कुछ वोट जोड़ लेता है तो सीट कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। और अब शाह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, भाजपा के सबसे बड़े स्वघोषित रणनीतिकार तो चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। 8.5 साल से भाजपा के कुशासन, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ
मध्य प्रदेश के उफनते आक्रोश को भांपते हुए भाजपा के 2 नंबरी रह जाने की भी उम्मीद छोड़कर भाजपाइयों को सपा बसपा की मदद करने की सलाह दे रहे हैं। अब तो वो सुनिश्चित हार से पहले भाजपा में मचे भयंकर अंतर विरोध और विद्रोह के बहाने ही झूठ के गुब्बारे फुलाने वाले स्वघोषित मामा को भी रूठे फूफा बताकर मानने मनाने में मना कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के कुकर्मों का हिसाब करने के लिए 17 नवंबर का इंतजार कर रही है। आ रही है कांग्रेस। अमित शाह का ये दांव भी फेल होता दिख रहा है। इधर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव आयोग के सामने फेल होते दिख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन जमा करा चुके हैं। एमपी में नामांकन जमा कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर थी, जो निकल चुकी है। लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर आपत्ति जताई जा रही है। उनके नामांकन को खारिज करने की मांग की गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इंदौर 1 से अपना नामांकन तो दाखिल कर दिया है, लेकिन बीजेपी महासचिव चुनाव लड़ भी पाएंगे या फिर नहीं, ये सवाल जरूर उठने लगे हैं। दरअसल 1999 की छत्तीसगढ़ की अदालत से जुड़े एक मामले में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने विजयवर्गीय को भगोड़ा घोषित किया था और उनके खिलाफ 2019 में स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। एक आपराधिक मामले में कोर्ट के नोटिस का बार बार जवाब नहीं देने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई थी। मामले में शिकायतकर्ता पूर्व एडवोकेट जनरल कनक तिवारी ने कहा कि 1998 में कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उसी समय मैंने विजयवर्गीय से माफी मांगने की भी मांग की थी। विजयवर्गीय ने माफी नहीं मांगी तो 1999 में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और अब यही मामला कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें भी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। विजयवर्गीय लगभग 10 साल बाद किसी विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अदालत के आदेश सोशल मीडिया पर सामने आ गए। अब कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेता ने अपने नामांकन में अपने ऊपर दर्ज केस की जानकारी छिपाई है, इसलिए उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। जबकि विजयवर्गीय ने सफाई देते हुए कहा है कि मैं कनक तिवारी को जानता हूं, वो कांग्रेस के नेता है, मुझे केस के बारे में नहीं पता, मेरे पास कोई समन नहीं आया और इस मामले के बारे में मुझे अभी ही पता चल रहा है। अब कैलाश विजयवर्गीय का सफाई उनका बचाव कर पाती है या उनका नामांकन खारिज होता है, इसे लेकर बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ती हुई दिख रही है। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर अब चुनाव आयोग पर सबकी नजरें हैं। नजरें तो राजस्थान में भी चुनाव आयोग पर लगी हुई हैं। राजस्थान में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने भी बड़ा दांव चला है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। राज्य में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। इस बीच आज राजस्थान को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा चुनाव के संचालन को लेकर अधिसूचना जारी कर चुकी हैं। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 6 नवंबर है। राज्य में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान होगा, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए पहली बार 9 घंटे के बजाय 11 घंटे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से 30 अक्टूबर को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में कहा गया, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो मतदान सामान्यतः सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होता था, अब वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। आपको बता दें कि राज्य में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ था, लेकिन 5 दिसंबर 2022 को चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में 11 घंटे तक मतदान हुआ था। राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के मकसद से वोटिंग टाइम में इजाफा किया गया है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि स्वयंसेवी संस्थाएं और आम जन की सक्रिय भागीदारी इस बार चुनावों में हो। ऐसे में राजस्थान में हो रहे चुनावों को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाए जाने को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ कभी विकलांगों की रैली निकाली जा रही है, तो कभी बुजुर्ग मतदान करने का संदेश दे रहे हैं। कहीं नाटक मंचन का सहारा लेकर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
चुनाव आयोग का ये कदम कितना कारगर होगा ये तो मतदान के बाद पता चलेगा। इधर मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार मुश्किल में है। महाराष्ट्र में कई दिनों से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब यह आंदोलन हिंसक हो गया है। सोमवार को भी कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। आंदोलन की चिंगारी अब पूरे राज्य में फैल गई है। इस आंदोलन से सत्ता पर काबिज शिंदे बीजेपी सरकार मुसीबत में है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने 2 विधायकों के घर भी फूंक दिए हैं। सरकारी संपत्तियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। आंदोलन पूरे राज्य में फैलता जा रहा है। आरक्षण को लेकर एक्टिविस्ट मनोज वारंगी ने 25 अक्टूबर से आंदोलन छेड़ दिया है, जिसके बाद ये मामला सियासी तूल पकड़ने लगा है। आलम यह है कि पुणे मुंबई हाईवे भी जाम हो गया है। 8 जिलों में प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। प्रदेश में हालात को देखते हुए कई जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। बीड़ में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो वहीं मराठा आरक्षण के समर्थन में सीएम शिंदे गुट के सांसद भी आ गए हैं और अब तक 2 सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल और नासिक से सांसद हेमंत गोडसे ने अपना इस्तीफा दिया है। मराठा समुदाय के प्रति समर्थन दिखाने के लिए दोनों सांसदों ने ये कदम उठाया है। मराठा आंदोलन में हिंसा के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने सत्ताधारी दल के नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई में मंत्रालय के सामने स्थित नए एनएसपी कार्यालय और अजीत पवार गुट के विधायकों की सुरक्षा विशेषज्ञ रूप से बढ़ा दी गई। तो वहीं राज्य सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। एक तरफ सीएम शिंदे ने मनोज वारंगी पाटिल से फोन पर बातचीत की और उनकी तबीयत के बारे में पूछा। शिंदे ने उनसे करीब 24 मिनट बातचीत की और उन्हें हिदायत देते हुए उनसे पानी पीते रहने के लिए कहा। तो वहीं दूसरी तरफ मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मनोज वारंगी पाटिल को लेटर लिखकर अनशन छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप जिस मांग के लिए अनशन कर रहे हैं, राजनेताओं को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उद्धव ठाकरे ने आंदोलन का समर्थन करते हुए शिंदे सरकार से तुरंत फैसला लेने को कहा है। मराठा आरक्षण से राज्य सरकार सवालों में है। सवालों में इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। उन पर हमास के हमले को लेकर जानकारी मिलने के बाद भी कोई एक्शन न लेने का आरोप लग रहा है और यह आरोप उनके अपने ही मंत्री लगा रहे हैं, जिसकी वजह से नेतन्याहू बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले ने भले गजा पर उसे कार्रवाई करने का मौका दे दिया हो, लेकिन इजराइल को हुए नुकसान से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बड़े संकट से जूझ रहे हैं। पहले तो हमास के बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने राजधानी तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद खुद बंधकों ने अपने प्रधानमंत्री को भला बुरा कहा है। अब उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी उनसे नाराज हैं और उन पर फिलिस्तीन से जंग की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को आधी रात के ठीक बाद एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की चेतावनी के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। नेतन्याहू ने इसके लिए अपनी सेना और खुफिया प्रमुख को जिम्मेदार बताया है। अल जजीरा की रिपोर्ट की माने तो नेतन्याहू के इस बयान पर इजराइल में हंगामा मचा हुआ है और विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी सुरक्षा चूक के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि सियासी हलकों में नाराजगी को देखते हुए पीएम नेतन्याहू ने ट्वीट डिलीट कर दिया और माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैं गलत था। इसके बाद नेतन्याहू इजराइल में बैकफुट पर आ गए हैं। इस बीच इजरायली डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने पिछले हफ्ते एक सर्वेक्षण किया था, जिसके अनुसार नेतन्याहू सरकार पर इजरायलियों का भरोसा गिरकर 20 साल से निचले स्तर पर आ गया है। 80% के मुकाबले सिर्फ 20% इजरायलियों ने कहा कि उन्हें नेतन्याहू की कैबिनेट पर भरोसा है। जून के सर्वे आंकड़ों की तुलना में पिछले हफ्तों के आंकड़े 8% कम है, यानी पब्लिक पर पीएम का भरोसा घटता जा रहा है। इजराइल के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्याज के बाद आज एप्पल की बारी है।